नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकीलाल की साहसी और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है शेर का पंजा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। विशालगढ़ के भयंकर जंगल से सटे कई नगरों में मचा हुआ था शेर नरभक्षी का आतंक। शेरू नरभक्षी आ गया, शेरू नरभक्षी आ गया, भागो भागो भागो। जब शेरों नरभक्षी शिकार का पीछा करता है तो शिकार के चाल में बल पड़ जाते हैं। तब जंगल में पहुंचकर इसकी जिंदगी को तो मैंने हवा में हजम कर दिया है, इसके जिस्म और इसकी हड्डियों को तुम अपने पेट में हजम करो। लेकिन शेरू जी, क्या आज भी आप मानव के मांस का भक्षण नहीं करेंगे? आखिर मानव और पशु के मांस में क्या फर्क है? फर्क? तुम फर्क पूछते हो सिम्हा? देखो देखो, सबसे बड़ा फर्क तो ये है, ये जो इन मानव ने बचपन में उस वक्त मेरे पंजे पर गोद दिया था जब मैं अपनी माँ की गोद भी ना छोड़ पाया था। मेरा बाप चोर है, मेरा बाप जो मुझे जबरदस्ती शिकार करना सिखाने पहली बार वहां ले गया जहां मानव अक्सर पानी लेने आते रहते थे। देखो बेटा, शिकार का पहला उसूल होता है घात लगाकर हमला करना। जी पिताश्री। ये देखो, शिकार आ गया, अब झपटो, क्योंकि अकेले शिकार को तो फौरन ही दबोच लेना चाहिए। शेर शेर शेर, मारो मारो। यही है वो नरभक्षी शेर जो मानव और पशु चुरा कर ले जाता है। आ पिताजी! कार निकला मेरा बाप, जान बचाने के लिए मुझे वहीं छोड़कर भाग निकला और मैं हाथ लग गया मानव के। ये चोर की औलाद है, ले चले इसे बस्ती में। वो सब यानी चोर की औलाद मेरे कानों में कांटों की तरह चुभ रहा था। और तब अरे हरिया, इसकी कलाई पर गोद दे। क्या गोद दूं? यही कि मेरा बाप चोर है। और तब से आज तक, हाँ आज तक मेरी कलाई पर गुदे ये शब्द सांप बनकर मुझे डसते रहते हैं। मेरा कायर बाप मान छोड़कर कहीं चला गया, आज तक उसका कहीं पता नहीं है। मैं और मेरा छोटा भाई जीते जी अनाथ हो गए। मेरी तपेदिक की मरीज माँ हम दोनों को लेकर इस जंगल में आ गई, जहां उसने चूहे मारकर हमारा पेट पाला। पेट भरने के लिए दूसरे शेरों की मांस खोदते खोदते उसके पंजे में छाले पड़ गए, पर हमें शर्म न आई, क्योंकि हमें घर बैठे शिकार मिल जाता था। मुझे मानव से नफरत है, और ये नफरत की आग अब बदले की आग में बदल चुकी है। मेरे जिस्म का कतरा कतरा खून मानव के कतरा कतरा खून का प्यासा है। मैं उनका खून तो बहा सकता हूं, पर उन्हें खा नहीं सकता, कभी नहीं। क्रोध से चिंगारियां छूट रही थी शेरों नरभक्षी की आंखों में। विशालगढ़ महाराज की जय हो। महाराज, पोतक ऋषि पधारे हैं और अविलंब आपसे मिलने को इच्छुक हैं। अविलंब? मगर तुम तो देख रहे हो कि इस समय मैं कितना व्यस्त हूं। पोतक ऋषि को बैठक में बिठाओ, हम सोच होकर आते हैं। आधे घंटे बाद। महाराज, पोतक ऋषि क्रोधित हो रहे हैं, कह रहे हैं कि सांप दे देंगे। क्या? नहीं, उन्हें कुछ ठंडा वंडा पिलाओ, मैं बस पहुंचता हूं। मुझको इस भोर की तन्हाई में आवाज ना दो, जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज ना दो। कुछ कुछ और देर बाद। पोतक ऋषि का क्रोध देखकर मुझे खुद आना पड़ा। अजी, अब क्या सारी उम्र की कसर आज ही निकालोगे? शीघ्र ही बाहर आइए। अब हाथ धोऊं कि नहीं? आजकल तेरे मेरे नाप के कच्चे हर दुकान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई है। कुछ और देर बाद। मोटे मोटे, अबे अंदर मर तो नहीं गया? कौन बदतमीज है ये? वो बदतमीज तो शायद सेनापति था महाराज, मुझे देखकर भाग गया। मैं बाकीलाल हूं। अरे बाकीलाल, तुम यहां कैसे? मैं तो आ ही नहीं रहा था, मुझे महारानी जी ने जबरदस्ती भेजा है। पोतक ऋषि सांप ही तो दे देंगे, कोई जान थोड़े ही ले लेंगे। बाकीलाल, अब मैं हाथ पोंछकर फौरन आता हूं। तुम पोतक ऋषि को पटाओ ताकि वो हमें सांप ना दे। ठीक है महाराज, मैं उसे पटाता हूं कि वो सांप दे दे। कुछ और देर बाद। अरे सूकर, अरे वंशवा, अरे वन्य महिषी, अरे सल्क, मैं पूरे 1.5 घंटे से तेरी प्रतीक्षा में तड़प रहा हूं।
पोतक ऋषि संस्कृत में अपशब्द बोल रहे हैं। मुझे संस्कृत थोड़ी थोड़ी आती है। सुकर सुअर को कहते हैं, वनस्वा जंगली कुत्ते को, और वन्य महिषी जंगली भैंसों को, और सल्क छिलके को। राजा विक्रम सिंह, आज प्रातः उठने में देर हो गई तो मेरे देवता ने श्राप देकर मुझे पोतक ऋषि बना दिया। अरे अरे तरक्ष, अरे गोरखर, अरे करकट, अगर शुभ मुहूर्त में आकर तुम मेरे बदन पर रेंगती पोत के यानी सुइयां चिमटी से खींचकर उतार देते तो मुझे सांप से मुक्ति मिल जाती। तरक्ष लकड़बग्गे को, गोरख सफेद गधे को, और करकट केकड़े को कहते हैं। अब मुझे सुइयां खिंचवाने के लिए कल किसी और राजा का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। मैं तो सुइयों से मुक्ति पा लूंगा राजा, मगर अब तू और तेरे महल का एक एक आदमी बहुत पछताएगा। अरे कपोत, अरे कच्छप, अरे कृंतक। कपोत कबूतर को, कच्छप कछुआ को, और कृंतक उतरने वाले जीव को कहते हैं। तभी अरे कोई दरवाजा तो खोलो, बाहर से कुंडी किसने बंद कर दी है? कुंडी तो मैंने ही बंद कर दी थी। बाकेलाल ने कुंडी खोली, तब विक्रम सिंह बाहर निकले। ये कौन दुष्ट शैतान था जो मुझे संस्कृत में अपशब्द बोल रहा था? मैं उसे फांसी पर लटका दूंगा। अक्षी गोलक, चौड़े मत कर मूर्ख, झगड़ालू स्त्रियों की तरह तूने जो मुझे डांट पिलाई है उसका अंजाम अब बहुत भयंकर होगा। अक्षी गोलक आंख के डेलों को कहते हैं। जा, तुझे श्राप देता हूं, कल सूर्योदय से पूर्व अगर तूने और तेरे महल के सभी पुरुषों में जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, कल सूर्योदय से पूर्व अगर तूने और तेरे महल के सभी पुरुषों ने स्त्री वेश धारण ना किया तो तुम सब नेत्रहीन हो जाओगे। और ले पंगा ऋषि से, इन्हें क्षमा कर दे ऋषिवर, ये तो नादान है, बालक है। आप तो कृपालु हैं, पालक है, सब्जी वाला पालक। इन्हें श्राप मत दे, ये आपके शरीर पर चढ़ी पोतकों पर गर्म गर्म तेल डालकर छुड़ा देंगे। नहीं, श्राप दिया तो दिया। पर मैंने तो श्राप लिया ही नहीं, क्या मुझे भी स्त्री के भेष में रहना होगा? नहीं, जब तक आप इन्हें नहीं छोड़ेंगे मैं भी आपके पांव नहीं छोड़ूंगी। क्षमा कर दो, वरना दोनों टांगे खींच दूंगी। अब मेरा क्रोध और बढ़ गया है, क्योंकि तूने मेरे स्थान पर इस चपटे के पांव को पकड़ लिया है। क्षमा नहीं मिलेगी। साप देकर पोतक ऋषि चले गए। तब महाराज, अब क्या होगा? होगा क्या? मेरा सिर। कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह इतनी देर अंदर मत लगाया करो, पर मेरी कोई सुने तब ना। माता श्री, कल मैं यहां मोटा सा ताला ही जड़ दूंगा। बाकेलाल, तुम बताओ कि अब क्या किया जाए? स्त्री वेश धारण करने की तैयारी आरंभ कीजिए महाराज। पर महाराज, जब आप सब लोग मेरी तरह लगने लगेंगे तो मेरा क्या होगा? आप मुझे नौकरी से निकाल तो नहीं दोगे ना? मोटे के चक्कर में ये दिन भी मुझे देखना पड़ेगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। तो महाराज, मैं अपनी दिहाड़ी बनाऊं, मेरा मतलब दाढ़ी बनाकर स्त्रियों की पोशाक का प्रबंध करूं? अवश्य प्रबंध मंत्री। किंतु प्रबंध मंत्री, महाराज के लिए कांच की चूड़िया, मांग टीका, नथ, पाजेब और मांग में भरने के लिए सिंदूर लाना मत भूलना। और माता श्री, मैं क्या करूं? तुम अभी ना स्त्री हो ना पुरुष, तुम बच्चे हो, इसलिए तुम्हें भेष परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्र। किंतु महाराज, कल होने वाली सौंदर्य प्रतियोगिता का क्या होगा? वो निर्धारित समय पर ही होगा। इधर शेरू नरभक्षी के कदम अब पड़ चुके थे विशालगढ़ में। शेर 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 नहीं, शेरू नरभक्षी कहो। आ बचाओ, आ रुक जाओ सिम्हा, तुम जानते हो कि नरभक्षी शेरू स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता, क्योंकि उसे हर स्त्री में अपनी मां दिखाई पड़ती है। शेरू के कानून को भंग करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? धार, माफ कर दो शेरू जी, भूल हो गई। मैं भूल करने वालों को माफ नहीं करता, क्योंकि मैं कभी नहीं भूल सकता। अपने कायर बाप की एक भूल के कारण ही मेरी कलाई पर यह लिख दिया गया था कि मेरा बाप चोर है। इधर राजमहल में सूर्योदय के पश्चात दासी, महाराज को शीघ्र राज दरबार में पहुंचने को कहो।
क्योंकि सौंदर्य प्रतियोगिता का समय हो चुका है। प्रिय, हम तो राज दरबार में ही तो जा रहे थे। अरे महाराज, आप आप तो खोजा को भी मात कर रहे हैं। चलिए राज दरबार में चलिए, वही निकलेगा आपका जुलूस। मेरा मतलब वही होगी राज दरबार की कार्रवाई, यानी सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन। फिर हुई सौंदर्य प्रतियोगिता, विशालगढ़ सौंदर्य प्रतियोगिता। महामंत्री जी, सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली प्रतियोगी सुंदरियों के नामों की घोषणा करो। जो हुक्म महारानी जी। सुंदरियों के नाम इस प्रकार हैं: सुंदरी कर्णप्रिया, सुंदरी सुंदरलता, सुंदरी केशलेखा, सुंदरी चारुलता, सुंदरी पतलिका, सुंदरी स्वप्निका, सुंदरी फूल कुमारी, सुंदरी हरिपति, सुंदरी सुखकरकाटा, सुंदरी नयन कटारी, सुंदरी स्वरप्रिया, सुंदरी फटेबास, सुंदरी देविका, सुंदरी गायिका। और महारानी जी, इनमें से कुछ शर्मीली सुंदरियों ने अपने नामों की घोषणा करने से इनकार कर दिया है, किंतु अगर इन शर्मीलियों में से कोई विजेता चुनी गई तो उसे अपनी शक्ल दिखानी होगी। प्रतियोगिता का फैसला प्रतियोगी सुंदरियों की बिल्ली चाल, उनकी पोशाक एवं अंत में पूछे गए सवाल के दिए गए सबसे खूबसूरत जवाब के रूप में होगा। किंतु महामंत्री जी, आप सभी मंत्रियों, सेनापतियों, प्रमुख दरबारियों के आसन खाली क्यों है? और ये बाकीलाल भी अभी तक राज दरबार में नहीं पहुंचा। महाराज, सब आपकी और मेरी तरह बेशरम थोड़े ही हैं। दरअसल स्त्री वेश में राज दरबार में आने पर सबको शर्म आ रही होगी, इसलिए केवल प्रजा ही आई है। बाकीलाल की अनुपस्थिति में सौंदर्य प्रतियोगिता तक का लुप्त नहीं आ रहा है। खैर, आप प्रतियोगिता शुरू करें महामंत्री जी। भगवान करे बाकीलाल चाचा हमेशा चाची ही बने रहें। आरंभ हुआ प्रतियोगिता का प्रथम चरण, यानी बिल्ली चाल एवं पोशाकों का प्रदर्शन। सर्वप्रथम आ रही है सुंदरी कर्णप्रिया। वाह क्या चाल है, क्या ढाल है, वाह क्या मुखरा है, चांद का टुकड़ा है। हाँ, पर महाराज के आगे सब बेकार है। और अब सामने आ रही है स्वप्नों की मलिका, सुंदर स्वप्निका। इसकी बात पर बोलो पतली लंबी सुंदरियों की जय। आए, ये आवाज तो नारा मंत्री की है, ये आवाज कहां से आई? बिल्ली की चाल और सुंदर पोशाकों में लिपटी सुंदरियों का प्रदर्शन जारी था। घूंघट की आड़ में सुंदरी का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना मिले नजरों से नजर, सिंगार अधूरा रहता है। वाह वाह, ये तो पूरी मटकनी है। और अब शुरू हुआ प्रतियोगिता का अंतिम चरण, यानी सवाल जवाब। सवाल शादीशुदा स्त्री का धर्म क्या है? जवाब के साथ करना अनिवार्य है। शादीशुदा स्त्री का धर्म है बेलन, जिसका सही इस्तेमाल गृहस्थी को सुखी रखता है। वाह वाह, शादीशुदा स्त्री का धर्म है मायके की तारीफ करना और ससुराल वालों की नाक में दम करना। मांगे पूरी ना होने पर मायके जाने की धमकी देना, और अगर पति इजाजत दे दे तो नहीं जाना। पति के रिश्तेदारों की कदर करना, जैसे पति का साला, पति की साली, पति की सास, पति का ससुर। और अपने रिश्तेदारों से बिल्कुल नाता तोड़ लेना, जैसे ननद, बहनोई, जैसे देवर, देवरानी, जैसे जेठ, जेठानी। बोलो पति नाम के कोल्हू के बैल की। शादीशुदा स्त्री का धर्म होता है पति की टांगे दबाना, साफ सफाई, चूल्हा चौका। शादीशुदा स्त्री का धर्म होता है कि अगर किसी बात पर पति उसे पीटे तो चुपचाप पीटते रहना। शादीशुदा स्त्री का धर्म होता है खूब सारा दहेज लाना। अब बचा आखिरी सुंदरी का जवाब। शादीशुदा स्त्री का धर्म यह है कि अगर पति मोटा मुच्छड़ और मनहूस हो तो उसे तलाक दे दे। वाह 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 वाह, तालियां। और फिर रानी स्वर्णलता ने की कुमारी विशालगढ़ के नाम की घोषणा। कुमारी विशालगढ़ का खिताब जीती है सुंदरी। अरे बाकीलाल तुम?
महारानी जी आप मेरा घूंघट क्यों खोला, मुंह दिखाई दीजिए। अरे बाकीलाल, प्रतियोगिता का द्वितीय पुरस्कार भी घूंघट वाली को मिला और जब घूंघट खोला गया तो अरे सुंदरी सेनापति, मेरा मतलब सेनापति तुम, द्वितीय पुरस्कार तुम्हें मिली है। हम तो राज दरबार में आ रहे थे पर महामंत्री जी ने हमें भी सुंदरियों के बीच में खड़ा कर दिया, फिर मुझे भला क्या एतराज था, सुंदरियों के बीच खड़े रहना किसे अच्छा नहीं लगेगा। तृतीय पुरस्कार विजेता का घूंघट जब खोला गया तो अरे प्रबंध मंत्री तुम, महारानी जी घूंघट गिरा दीजिए, मुझे शर्म आ रही है। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं, इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट टू में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां पे इसको शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।